नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आरएनस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जाती है सी टेट, यूपी टेट, रीट, बिहार टेट, सुपर टेट की। इन सभी क्लासेस में आपको मिलता है एनसीईआरटी किताबों का निचोड़, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। आज हम जिस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वो चैप्टर है उपलब्धि का मूल्यांकन परीक्षण। तो सभी लोग आशा करती हूँ सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे इस चैप्टर के। शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पहला है कि समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने, बी अधिक से अधिक पाठ सामग्री क्रियाओं में हिस्सा लेने, सी शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, डी कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा कि शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए क्या है, शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? तो किसको रखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी 56% से लेकर के 74% तक के बच्चों को इसके बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का विवरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट या ए ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 90% से 100% वाले बच्चों को क्या है, ए ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, बी ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग, सी तुलनात्मक मूल्यांकन, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसमें कहा गया कि छात्र के उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना। यह ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं जी। बच्चे के मूल्यांकन के लिए प्रश्न एक अच्छा तरीका है, किंतु प्रश्न पूछते समय इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि इसमें एक अच्छे प्रश्न की अधिकतर विशेषताएं अवश्य हों। एक अच्छे प्रश्न की विशेषता है, क्या अच्छे प्रश्न की विशेषता है? तो ए यह उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए, बी प्रश्न परीक्षण के किए जाने वाले विषय क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए, सी प्रश्न में उत्तर की सीमा और क्षेत्र का उल्लेख किया जाना चाहिए, डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन है? उपरोक्त सभी। ये चीज़ें होनी ही चाहिए विशेषताओं में। एक अच्छे प्रश्न की विशेषता होनी यही चाहिए कि एक अच्छा उद्देश्य पर आधारित हो, दूसरा प्रश्न परीक्षण किए जाने वाले विषय क्षेत्र से संबंधित हो, और प्रश्न में उत्तर की सीमा और क्षेत्र का उल्लेख किया जाना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? तो ये कैसा उदाहरण है? ये है लघु उत्तरीय प्रश्न। पूछा जाता है कि पौधे और जानवरों में 4 अंतर बताइए। तो अंतर आपको बताना है। इधर आपने डाला पौधे, इधर डाला आपने जानवर। इधर पौधे के बारे में जो है, पौधे के बारे में आप लिखते चले गए 1 2 3 4, और यहाँ जानवर के बारे में 1 2 3 4। तो ये क्या लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, चयन प्रकार के सभी प्रश्न डैश चूज करने वाले जो होते हैं, ठीक है, ऑप्शनल प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। कैसे होते हैं? जिसमें चयन किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि चॉइस वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा एक? तो एक ही होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसे कौन से प्रश्न कहते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हम चूज करके, चयन करके जो है आंसर देते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सत्य
असत्य, सही गलत एवं हाँ नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण हैं? तो ये कैसे उदाहरण होते हैं? वैकल्पिक होते हैं ना, वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न, या तो हाँ या तो नहीं, गलत या सही, सत्य या असत्य, ये वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर, नीचे प्रश्न में उसके प्रकारों को दर्शाया गया है, इसको सुमेलित कीजिए। जांच सूची, बी सत्य असत्य, सी व्याख्या। अब इसको क्या करना है? तो इसको करना है मिलान। क्या करना है? मिलान करना है। तो इसमें क्या दे रखा है कि मिलान प्रकार के प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न। तो जांच सूची किससे संबंधित होता है? जांच सूची संबंधित होता है मिलान प्रकार के प्रश्न पे। ठीक है, किस पे संबंधित होता है? मिलान प्रकार के प्रश्न, सत्य असत्य वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न, व्याख्या निबंधात्मक प्रश्न। तो देख कैसे, मतलब जांच सूची तो मिलान प्रकार के सही है, सत्य असत्य कैसे होते वैकल्पिक होते हैं, व्याख्या निबंधात्मक होती, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। छात्रों के मूल्यांकन के लिए निम्न सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी कमी क्या है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की क्या होती है? कमी होती है, यही ऑप्शन सही है। और इसमें भी नीचे भी पढ़ लेते हैं। ये प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं होते हैं। इन प्रश्नों की सहायता से किसी भी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं है। नहीं होता क्या कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इसमें इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की क्या होती है? कमी। इन्होंने प्रश्नों की सबसे बड़ी कमी ही तो पूछी है, तो यही कमी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है? तो किस प्रकार के जो है, अगर बच्चे रटेंगे तो किस में रटेंगे? निबंध ही तो रटते रहते हैं। निबंध होता है उसमें प्रस्तावना और उसके बाद के जो भी हेडिंग है और उसके बारे में क्या है, तो निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं वो रटने वाले प्रश्न होते हैं, जिसमें इन लोग को और भी बढ़ावा मिलता है। आते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए? अगर शिक्षार्थी बच्चे ज़्यादा हों तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न करें, सही या गलत में अंतर दें, सत्य या असत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए अति लघुत्तरी प्रश्न, बी वस्तुनिष्ठ, सी निबंधात्मक, डी ये सभी। तो अति लघुत्तरी जो प्रश्न एक लाइन के या एक शब्द में देने होते हैं, इसी को क्या कहते हैं कि शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए तो अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न कौन से होते हैं? तो पूरक प्रकार के प्रश्न होते हैं अति लघुत्तरी, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का मूल्यांकन संभव नहीं है? किसका संभव नहीं है मूल्यांकन? तो अर्जित ज्ञान से संगत तथ्य का चयन करना, स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझना, सी विद्यार्थी का भाषण कौशल, डी समस्या और मुद्दे के प्रति आंतरिक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करना। तो ऑप्शन नंबर बी स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझना, ये मूल्यांकन संभव नहीं है दोनों स्तरों पर। इसमें नहीं पूछा गया था कि निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित से किस क्षमता का मूल्यांकन संभव नहीं है, तो स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझना नहीं हो पाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको किसी छात्र के बारे में यह मूल्यांकन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करेंगे? तो किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करेंगे? पूछा गया कि आपको किसी छात्र के बारे में यह मूल्यांकन करना कि दी गई समस्या के बारे में, जो समस्या दी गई है उसके बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है। तो उसके लिए
अतिलघु उत्तरी वो एक ही पॉइंट एक पदबंध है शब्द बताएगा। वस्तुनिष्ठ उसमें सत्य असत्य। वैकल्पिक में भी तो किसमें हो जाएगा, जिसमें बच्चा अपने विचार प्रकट कर सके व्यक्तिगत रूप से और अपना दृष्टिकोण बता सके। निबंधात्मक प्रश्न में आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही था। व्यवहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ नहीं है। क्या पूछ लिया, नहीं है। क्या कौन सा अर्थ नहीं है? तो यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है। बी फीडबैक मुहैया कराना जो विद्यार्थियों को समझने में और अगले कदम उठाने में सहायता करता है। सी शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य विद्यार्थियों के साथ बांटना। डी स्वनिर्धारण के विद्यार्थियों को शामिल करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन नंबर ए, यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है। ये मूल्यांकन का रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डैश मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षकों को विभिन्न तरीके इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि डैश विषय क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्ति और विकास के पहलुओं का डैश किया जाना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा यहाँ पे रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षकों को विभिन्न तरीके इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि विभिन्न विषयों में शिक्षा प्राप्ति और विकास के पहलुओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डैश मूल्यांकन डैश मुहैया कराता है जो विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्ति डैश को समझने और उन्हें डैश में सहायता करता है, करने में सहायता करता है। क्या करने में सहायता करता है? तो ऑप्शन नंबर डी रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक की त्रुटियां मुहैया कराता है जो विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्ति के लिए जो शिक्षा प्राप्ति की देखिए रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक की त्रुटियां मुहैया कराता है। दो ऑप्शन इसमें हो गए। उसके बाद जो विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्ति के लिए या शिक्षा प्राप्ति के आधार को समझने और उन्हें दूर करने में सहायता करता है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे चौथा ऑप्शन के आधार को समझने और उन्हें दूर करने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी के ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान करने और उनके आपस का संबंध निर्धारित करने की योग्यता की जांच करना चाहते हैं। इसके लिए आपको किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए? ठीक है, तो किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए निबंधात्मक, क्योंकि आप क्या विभिन्न पहलुओं की विद्यार्थी के ज्ञान की विभिन्न पहलुओं की क्या करना चाहते हैं? पहचान करना चाहते हैं, उसका दृष्टिकोण जानना चाहते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न देंगे, उससे पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूछेंगे, पर्टिकुलर प्रकरण पे वो जब बताएगा तो आप समझ जाएंगे कि इस किस प्रकार का ये जो प्रश्न था निबंधात्मक प्रश्न करके आपने उसकी योग्यता की पहचान कर ली। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर बी में ऑप्शन ए सही था। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? क्या पूछ लिया गया? कार्य नहीं है। ए खुले अंत वाले प्रश्न, बी परियोजना, सी अवलोकन, डी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो 21 में कौन सा सही है? डी ऑप्शन विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। आते अगले क्वेश्चन पे। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ए सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, बी शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर, सी शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, डी शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। कौन सा ऑप्शन इसमें सही? तो ऑप्शन नंबर सी कि शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? तो प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, ये विश्लेषणात्मक प्रश्न है। कैसा है प्रश्न ये? तो ये प्रश्न है विश्लेषणात्मक। ये प्रश्न किस प्रकार का है? विश्लेषणात्मक प्रश्न होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? फिर पूछ लिया गया क्या? नहीं है संबंधित।
क्या नहीं संबंधित है? ए प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों को की प्रतिक्रिया को लेना, सी प्रश्नोत्तर यानी क्विज परिचालित करना, डी स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्यालय आधारित आकलन, ऑप्शन ए कैसा होता है विद्यालय आधारित आकलन? तो विद्यालय आधारित आकलन होता है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। कि परिचित वातावरण में सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है विद्यालय आधारित आकलन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एक शिक्षक एक पासा इस्तेमाल करते हैं जिस पर वर्णन, भविष्यवाणी, स्पष्ट संक्षेपण, अनिर्मित और मूल्यांकन अंकित है। प्रकरण की समाप्ति पर वे पासा फेंकते हैं और पासे की स्थिति पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों से कहते हैं शिक्षक क्या कर रहा है। ठीक, तो शिक्षक ए रूपात्मक आकलन कर रहे हैं, बी विद्यार्थियों की चिंतन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, सी विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया का विविधीकरण कर रहे हैं, डी अपनी खास शैली में पाठ को समाप्त कर रहे हैं। तो वो टीचर क्या कर रहे हैं? टीचर कर रहे हैं रूपात्मक आकलन। क्या कर रहे हैं? वो पासा फेंक करके रूपात्मक आकलन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आते अगले क्वेश्चन पे। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? अगर बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य होता है कि व्यवस्था फेल हुई है। बच्चा नहीं फेल हुआ, व्यवस्था फेल हुई। ऐसी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी, ऐसी क्या चीज़ें थीं जिसमें बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया? टीचर्स के होते हुए वो एक क्लास क्वालिफाई नहीं कर पाया, वो क्यों फेल हुआ? तो जब बच्चा फेल होता है तो व्यवस्था फेल होती है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित है। किसके बारे में चिंतित है? तो वह संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में। ऑप्शन नंबर बी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? हमने बताया ये आपको मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि मूल्यांकन की उपलब्धि को मापना, बी यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार, डी शिक्षार्थियों में त्रुटियां निकालना। नहीं, त्रुटियां तो बिल्कुल निगेटिव चीज़ को हम लेंगे ही नहीं सीटेट में। तो क्वेश्चन नंबर 32 में सही है कि मूल्यांकन का मतलब होता है कि जो बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है, उसके बारे में हम आकलन करते हैं कि उनको कितनी योग्यता है, उनकी उपलब्धि को मापना। 32 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? कौन सा उचित उपकरण नहीं है? तो मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरी और खेल। कौन सा उपकरण नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सत्र परीक्षा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें बी सही था। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जो होते हैं वो सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर है। तो आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।